हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन, जिसमें पिछले वीडियो के अंदर हमने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिटेल में स्टडी किया है और साथ में उसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी किए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस चैप्टर में आप वेक्टर्स का एडिशन करना सीख चुके हो कि भाई दो वेक्टर आपके पास हैं ए और बी, तो उन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड कैसे करेंगे। वेक्टर्स का आप सब्ट्रैक्शन करना भी सीख चुके हो कि अगर एक वेक्टर है उसमें से अगर दूसरा वेक्टर आपको माइनस करना है। वैसे सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, आपको पहले ही बता चुके हैं। वेक्टर में से आप नेगेटिव वेक्टर को बस उसमें ऐड करते हैं, वैसे ऐसा ही होता है। नहीं पता है तो उसका भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगा, तो जाकर के आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। फिर आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ये मेरे पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। और ये मल्टीप्लाई भी आपके दो टाइप के होंगे, एक स्केलर मल्टीप्लाई होगा, एक वेक्टर। एक को बोलोगे डॉट प्रोडक्ट स्केलर वाले को, एक को बोलोगे क्रॉस प्रोडक्ट। अगर एक वीडियो में इन सभी को समझा जाए तो ये बहुत लंबा होगा, शायद इसके 2 और 3 पार्ट्स आ सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इनको डिटेल स्टडी करेंगे। एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन आए और फिर वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ, क्योंकि अगर ऐसा पढ़ेंगे तो फिर पढ़ने का फायदा नहीं यार। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट को अब स्टार्ट कर रहे हैं आज के वीडियो में। 2 वीडियो जो आएंगे आपका, एक तो ये वीडियो और फिर इससे नेक्स्ट वीडियो, वो डॉट प्रोडक्ट के लिए होगा। और फिर इसके बाद जो वीडियो आएगा आपका वो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए होगा। तो आप देखते रहिएगा कि ये जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे आपके 2 या 3 या जितने भी 4 वीडियो आते हैं, उनको आप जरूर एकदम अच्छे से बिल्कुल एक एक पॉइंट को, अब बच्चे बीच में स्किप कर देते हैं, वो मत करिए, बहुत नुकसानदायक है। मान लो मैंने कंसेप्ट करवाया है, फिर उसका एक एग्जाम्पल करवा दिया है, वो एग्जाम्पल आप स्किप करके निकल गए। तो खैर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, अगर उनको आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर आपके पास कोई स्केलर है और उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर को, अगर आपके पास कोई स्केलर है और उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर को, तो क्या आएगा? डेफिनेटली आपके पास आएगा वेक्टर। ये बात ध्यान में रखिए कि जब भी आप एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा आपके पास क्या आता है? वेक्टर आता है। एक स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू होता है एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम इंटू ए वेक्टर। अब एक्सेलरेशन तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मास क्या है? स्केलर। और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है वेक्टर। और फोर्स क्या है? फोर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर। फोर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही है, आपने स्केलर का वेक्टर से, आपने स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया? आपके पास वेक्टर आया। ये फोर्स क्या है? वेक्टर है। मास स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा जो आपके पास आंसर आता है वो वेक्टर आता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देखो ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैंने लिया 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है a के साथ, और a की वैल्यू है 5। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो मेरा 5i कैप 5j कैप प्लस 5k कैप, ये क्या है? ये एक वेक्टर है। और a इक्वल्स टू 5, ये तो एक वैल्यू है। और वैल्यू हमेशा क्या होती है? वैल्यू हमेशा क्या होती है? स्केलर। तो मैं स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा? 25i कैप प्लस इस 5 को इस 5 से करूंगा तो 25j कैप प्लस इस वाले 5 को इस वाले 5 से, इस वाले 5 को इस वाले 5 से करूंगा तो कितना आ जाएगा? 25k कैप। ये क्या आया? देखो इसके पास i कैप, j कैप और k कैप तीनों चीजें हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये क्या आया है? ये आंसर आपके पास जो आया है वो एक वेक्टर है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी आप एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमेशा आपके पास एक वेक्टर वैल्यू आती है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो फिर स्केलर आएगा कि वेक्टर? देयर आर बोथ पॉसिबिलिटीज, दोनों चीजें आ सकती हैं।
स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। पहली चीज स्केलर भी आ सकती है, स्केलर, और दूसरी चीज वेक्टर भी आ सकता है। जब वेक्टर वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपके पास स्केलर आ जाए, स्केलर वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब आप समझना कि इस प्रोडक्ट को कहा जाएगा स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट, उसको कहा जाएगा स्केलर प्रोडक्ट। और जब आप किसी एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और आपके पास आ जाए वेक्टर, तब उसको बोला जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, यहां पे इन दोनों के एक एक नेम और भी हैं। जो स्केलर प्रोडक्ट है, जो स्केलर प्रोडक्ट है, इसको साथ में यह भी कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और ये जो वेक्टर है आपका, कौन सा? वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आप वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और जो वैल्यू आए वो कैसी आ जाए आपके पास? वेक्टर आ जाए, तो फिर इसको कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट का एक और नेम भी है जिसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे रीजन क्या है, उस रीजन को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके पास दो वेक्टर हैं, कोई एक है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो आपके पास रिजल्टेंट जो आया वो आ गया, मान लेते हैं आर। लेकिन ये जो वैल्यू है ना, ये कैसी आई? स्केलर आई। कैसी आई? ये वैल्यू स्केलर आ गई है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे प्रोडक्ट के लिए बीच में क्रॉस ना यूज करके डॉट का यूज किया जाता है। इस डॉट का यूज किया जाता है। क्या है ये? हमारा एक डॉट है, और इसी डॉट की वजह से इस प्रोडक्ट को कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। ध्यान रखिए, क्या बताया मैंने? जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये जो आर आपके पास आ गया है, ये कैसा आ गया? अगर स्केलर, अगर ये स्केलर आ गया है, तो फिर इस प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे और ए और बी के बीच आप एक डॉट लगाएंगे, और इसीलिए इस प्रोडक्ट को कहा जाएगा डॉट प्रोडक्ट। लेकिन जब आप एक वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, और आपके पास जो वैल्यू आए वो आ जाए एक वेक्टर, जैसे इस बार आर वेक्टर आ गया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाएगा, और इन दोनों के बीच क्रॉस का यूज होता है। इन दोनों के बीच जो यूज होता है वो किसका होता है? क्रॉस का यूज होता है। इसी वजह से फिर इसको कहा जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। समझ पाए होंगे आप? बस कुछ नहीं है, दो वेक्टर हैं आपके पास, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर स्केलर चीज आ गई है, स्केलर क्वांटिटी आ गई है, तो इसका मतलब आप उसको स्केलर प्रोडक्ट बोल दो, डॉट प्रोडक्ट बोल दो। और अगर वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर आपके पास एक वेक्टर आ गया है, तो फिर आप उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोल दो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोल दो। स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट बात है। अब डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई कब ऐसा हुआ कि जब आपने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और क्या आ गया हो? डॉट प्रोडक्ट आ गया हो। इसके लिए आपको पता है, देखो डिस्प्लेसमेंट को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? वर्क का फॉर्मूला याद करो, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को और फोर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें एक दूसरे के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट आपका होता है क्या? एस वेक्टर, और फोर्स क्या होता है आपका? एफ वेक्टर। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आता है? वर्क डन। तो वर्क डन के बीच आप कभी भी क्रॉस का यूज नहीं करते, डॉट का यूज करते हैं। मतलब W इक्वल्स टू लिखा जाता है वेक्टर F डॉट वेक्टर S, हमेशा ऐसा लिखा जाता है। इसका मतलब ये एक कैसा प्रोडक्ट है? ये एक डॉट प्रोडक्ट है। और इसका रीजन क्या है कि आपने दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया, पर आपके पास जो निकल करके आया वर्क डन, वो कैसा था? स्केलर था। तो ऐसी सिचुएशन का एक अच्छा एग्जांपल है आपके पास, किसका? डॉट प्रोडक्ट का। ऐसे ही वेक्टर का एक अच्छा एग्जांपल लें। अगर आप डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को ही अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो टॉर्क होता है आपका, टो से डिनोट किया जाता है। ये फिर आता है आपका आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर। ये एक टॉर्क है, वो क्या है? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसको वेक्टर लगाते हैं, समझ गए? तो मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट को फोर्स से मल्टीप्लाई किया, तब आपके पास जो आया वो वर्क डन आया। और सेम चीज आपने करी, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को मल्टीप्लाई किया, तब आपके पास टॉर्क आया। और टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो ये एक वेक्टर के लिए एग्जाम्पल हो गया और ये इधर एक स्केलर के लिए एग्जाम्पल हो गया। तो दोनों के एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब फाइनली हम हमारे आज के वीडियो के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कि कैसे आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट है वो करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज हमारे पास दो वेक्टर हमें चाहिए होंगे। ये है हमारा एक वेक्टर, इसको ले लेते हैं ए वेक्टर, और ये है हमारा दूसरा वेक्टर, इसको ले लेते हैं बी वेक्टर, और इनके बीच एंगल है थीटा। इन दोनों वेक्टर्स का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, पर कैसा? स्केलर वेक्टर, समझ गए ना? तो देखो, स्केलर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, कैसा? स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, पता होगा आपको। तो देखो, हमने लिखा ए वेक्टर और डॉट हमने लिखा बी वेक्टर। ऐसे लिखते हैं जब दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा इसके बराबर? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, और उसके बाद ये डॉट है वो बदल जाता है किसमें? कोस थीटा में। ये जो थीटा है इसके लिए हम लेंगे कोस, तो ये हो जाता है हमारा कोस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ऑलवेज होगा ए का मैग्नीट्यूड फिर बी ए, ये मोड ऑफ ए का मतलब जानते हो ना, ए का मोड ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए का मैग्नीट्यूड फिर इनटू में बी का मैग्नीट्यूड। अगर देखो ये ए कोई वैल्यू होती मान लो 5, ये बी कोई वैल्यू होती 7, तो 5 इंटू 7, और ये थीटा की वैल्यू आपके पास होती तो आप लिखते कोस और उतना डिग्री। तो यहां से आप निकाल लेते इनका डॉट प्रोडक्ट, समझ गए? तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और चाहें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे ये जो ए बी कोस थीटा है, इसको आप क्या लिख सकते हो? जैसे यहाँ पे आ जाएगा ए और डॉट बी, इसको आप क्या लिख सकते हो? सीधा ऐसे मोड ए को ए भी लिख देते हैं और मोड बी को बी भी लिख दिया जाता है और कोस थीटा। क्यों झंझट यहाँ पे इतना हमें करना? डायरेक्ट मोड ए फिर मोड बी फिर कोस थीटा, सीधा लिख दो ना, ए बी कोस थीटा, खत्म। तो ए जितना है वो लिख देना, बी जितना है वो लिख देना, और थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी वो लिख देना, और आप आराम से ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे। अब ले लो स्क्रीनशॉट, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वर्क डन। वर्क डन को फाइंड आउट करो, और यहाँ पे जो गिवन है वो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। वर्क डन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है भाई? वर्क डन इक्वल्स टू, हमें पता है क्या होता है, फोर्स का वेक्टर और इनका डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस भी लिख सकते हो और डी भी लिख सकते हो। तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन। अब फोर्स देखो क्या है हमारा जो फोर्स, अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? यहाँ से एफ मोड ऑफ एफ और मोड ऑफ डी, और साथ में आ जाएगा कोस थीटा। या फिर सीधा इनको क्या लिख सकते हो? एफ डी कोस थीटा। अरे अभी तो बताया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो इक्वल्स टू क्या आता है? ए बी कोस थीटा, तो इसको एफ डी कोस थीटा लिख सकते हो। तो यहां से देखो एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू 10 है, ये लिख देंगे 10, और फिर इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू भी 10 है, और इंटू कोस थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? थीटा दिया हुआ है 37, थीटा दिया हुआ है 37 डिग्री। अब ये ट्राइंगल आप देख पा रहे होगे, 37 अगर वैल्यू हो और यहाँ पे आप इस ट्राइंगल को कंप्लीट करते हो तो एक एंगल 90 बन जाता है। तो ये हमारा ट्राइंगल है, वो कौन सा ट्राइंगल है? देखो ये वाला हमारा ट्राइंगल है। इसके अंदर क्या होता है? ये एंगल हमारा 37 होता है, एक एंगल हमारा 90 होता है। तो 37 के सामने वाली जो लाइन है वो 3 होती है, ये लाइन 4 होती है, और हमारी हाइपोटेनियस 5 होती है। ये बात आप जानते हैं। तो कोस थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है? तो भाई यहाँ पे हो जाता है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, यानी हाइपोटेनियस और बेस, ये होता है। तो कोस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा? देखो बेस है हमारा 4, हाइपोटेनियस कितना है? 5, तो ये हो जाएगा 4/5। इसको काटते हैं, देखो यहां से कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा देखो 20 × 4 मतलब 80, और वर्क डन किस में आता है? जूल में, तो 80 जूल। दिस इज वर्क डन, और दिस इज नॉट वर्क डन, दिस इज आवर आंसर। वर्क डन तो है ही, साथ में हमारा आंसर भी है ना, समझ गए? तो देखो वर्क डन हमें फाइंड करना था, दो वेक्टर हमें दे रखे थे, ये हमारा ए वेक्टर है मतलब डी वेक्टर है, ये हमारा एफ वेक्टर मतलब बी वेक्टर है। ए बी को मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ए बी कोस थीटा आएगा। वैसे ही आ गया देखो एफ डी कोस थीटा।
तो बस स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं, देखो आपके पास थीटा की कुछ वैल्यूज आपको दी हुई हैं। सबसे पहले आप छोड़िए ये सब, थीटा ध्यान रखिए। देखो ए डॉट बी किसके बराबर है, ए डॉट बी किसके बराबर है, ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, ये बराबर है किसके, ए बी कोस थीटा के। तो थीटा तो आएगा ना भाई, थीटा तो आएगा। तो थीटा पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं यहां से, ये हम जानते हैं। तो थीटा है उसकी वैल्यू, देखो अगर थीटा की वैल्यू से अगर 0 डिग्री आ रही हो तो फिर क्या होगा, देखो इस सिचुएशन के लिए। तो थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो गई हो तो देखो रख देंगे ए बी कोस थीटा। तो ये हम रखेंगे ए बी कोस 0 डिग्री। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये आप जानते हैं। कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, 1। और ये थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, ये कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। कभी भी कोस थीटा की वैल्यू आप देखना 1 से ज्यादा नहीं मिलेगी, 1 से नीचे मिलेगी। -1 मिल सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम मतलब 0 मिल सकती है फिर मिनिमम, उससे भी नीचे -1। तो यहां पे ये वैल्यू है वो 1 है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है कोस थीटा की। तो देखो ए बी कोस 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अगर आपको ऐसा मिल जाता है ए बी कोस 0 तो फिर आप सीधा क्या लिख दो, ये आपका आ जाएगा ए और बी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोड ए और मोड बी, जैसी आपकी इच्छा। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। पहली चीज आपकी कंप्लीट, थीटा जब आपका कितना हो, 0 डिग्री हो, समझ गए बात, पहला कंप्लीट है। उसके बाद देखो सेकंड क्या है, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो देखो यहां पे भी क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 0, क्योंकि हम जानते हैं कोस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। ध्यान रखेंगे इस बात को, कोस 90 आपका किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। जैसे ही आप रखेंगे ए बी कोस 90, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये जो वैल्यू अभी आपने ऊपर लिखी, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है कोस थीटा के लिए। मिनिमम अभी आई नहीं है, मिनिमम आएगी। देखो अच्छा, ये आपको समझ आ गया। देखो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो, इस पे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो एक वैल्यू आपके पास आई थी मैक्सिमम, अब जो वैल्यू आपके पास आएगी वो होगी मिनिमम। देखो यहां पे अगर मैं लिख देता हूं ए बी कोस और 180 डिग्री, इस बात का मतलब समझते हो, कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ये हमने लिखा कोस 180 डिग्री इक्वल्स टू -1, ये वैल्यू -1 होती है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, ए बी, यहां पे आप लिखोगे ए बी और इनटू में क्या आ जाएगा, -1। इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस ए बी। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस मोड ए और मोड बी, एक ही बात है, ठीक है ना। मोड ए को क्या लिखा जा सकता है, ए, और मोड बी को भी क्या लिखा जा सकता है, बी। तो आप चाहो तो ऐसे लिख दो, मोड ए और मोड बी माइनस मोड ए मोड बी। और ये वैल्यू कैसी है, मिनिमम है, मतलब कोस थीटा में इससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। मैक्सिमम ये थी जब आपका थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है, और इससे छोटी वैल्यू नहीं आएगी, समझ गए, इससे छोटी वैल्यू नहीं आएगी जब थीटा आपका 180 डिग्री होगा। तो ये कैसी वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। हाँ, सबसे ज्यादा अगर कोई पॉइंट आपसे पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको जो देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री दिखा तो दो वेक्टर्स को अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो, उनका डॉट प्रोडक्ट अगर आपको करना हो तो सीधा आएगा 0, खत्म। देखो उसके बाद अगर आपके थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, कुछ भी हो सकती है, 45 हो सकती है, 30 हो सकती है, 90 से कम होनी चाहिए। अगर आपके थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो इसको कहा जाता है एक्यूट वैल्यू। क्या कहते हैं इसको, एक्यूट कहते हैं। और इसके लिए क्या आ जाएगा, हमेशा जो ए बी कोस थीटा है वो आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। वैल्यू चाहे 45 हो, चाहे वैल्यू 30 हो, चाहे वैल्यू 75 हो, चाहे 70 हो, 80 कुछ भी हो, 90 से नीचे अगर वैल्यू है ना थीटा की, तो इसका मतलब आप समझ जाओ ए बी कोस थीटा की वैल्यू हमेशा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये अगर हो जाए थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो, 90 से जैसे ही आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो तो फिर क्या हो जाएगा, देखो 90 से अगर 100 हो गई, जैसे यहाँ पे 180 थी, देखो कैसी वैल्यू थी, नेगेटिव, ये 90 से बड़ी थी।
तो ऐसी सिचुएशन में ए बी की वैल्यू, ऐसी सिचुएशन के अंदर ए बी कोस थीटा की वैल्यू हमेशा आएगी नेगेटिव। ए बी कोस थीटा की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो ये 5 पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस हैं। पहला, थीटा की वैल्यू अगर 0 हो तो मैक्सिमम कोस थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है। अगर ये 90 डिग्री हो तो 0 हो जाता है। अगर ये 180 हो तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाती है। और अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम हो तो फिर ये पॉजिटिव आती है इसकी वैल्यू हमेशा। और अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो तो फिर ये ए बी कोस थीटा की वैल्यू हमेशा आती है नेगेटिव। आसान है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। फिर आता है फिजिकल इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब फिजिकल मतलब भौतिक, इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या। तो इसकी भौतिक व्याख्या है वो क्या है? मतलब ये समझिए आप, ये जो चीज है ना अभी जो लिखा हुआ है ना ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसको जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? देखो अगर मैं लिखता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो मेरे पास आता है मोड ए मोड बी और आता है कोस थीटा। इस बात का मतलब क्या है हम ये अभी तक समझ नहीं पाए हैं। हमने थ्योरेटिकली तो देख लिया कि भाई ये ए बी है वो इक्वल्स टू होता है ए बी कोस थीटा के, ठीक है। लेकिन क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? यहाँ पे ए बी कोस थीटा ऐसे तो आप लिख ही सकते हैं। और अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए ए बी कोस थीटा तो आपको क्या समझ में आता है? ये बी कोस थीटा है वो क्या है? थोड़ा सा याद करने का प्रयास करिए। जब आपने पढ़ा था एक वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट्स, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, थोड़ा सा याद करिए आपको समझ में आएगा। ये बी कोस थीटा क्या है? क्या बी का ए कंपोनेंट है? क्या ये बी का ए कंपोनेंट है? मैंने बोला था कि अगर एक्स और वाई आपके पास ना भी हो तब भी आप इसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल को देखो यहां से हम कर देते हैं कंप्लीट, तो अब एक बात बताओ कि जो बी कोस थीटा है, यहां पे लिख दिया जाए बी कोस थीटा, ये बी कोस थीटा है वो क्या है? इस बी का ए के साथ कंपोनेंट है, ए की डायरेक्शन में है। अगर इसको एक्स एक्सिस मान लिया जाए तो ये बी का एक्स कंपोनेंट है कि नहीं है? समझ रहे हो आप क्या निकाल रहे हो? ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो आप, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो। लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कैसी आ रही है? वो स्केलर आ रहा है। मतलब आप ए और बी दोनों की डायरेक्शन को सेम कर रहे हो। समझो इस बात को ध्यान से। मतलब देखो यहां पे थीटा एंगल है और जिधर भी थीटा एंगल होता है, भाई ए है वो बी के साथ क्या एंगल बना रहा है? थीटा। जहां भी थीटा एंगल होता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट होता है? कोस थीटा। और ये किसका कंपोनेंट है? बी का कंपोनेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? बी कोस थीटा। मतलब बी और ए का प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो किसकी डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में। इसलिए मैंने इसको लिखा ए और ये बी कोस थीटा। तो आपने ये तो ए आपने रखा और ये बी का ए कंपोनेंट, समझ रहे हो? ए तो ये है ही और बी का आप क्या निकाल रहे हो? कंपोनेंट ए की डायरेक्शन के अंदर। तो ये क्या आ गया? बी कोस थीटा। समझ गए? तो ए डॉट बी को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट आपने निकाला, इसका स्केलर प्रोडक्ट जो आपने किया वो क्या है? ए का तो है ही, ए तो है, ए का मैग्नीट्यूड है, लेकिन साथ में बी का ए कंपोनेंट है। बी का क्या है? ए कंपोनेंट है और वो क्या हो गया? बी कोस थीटा। अगर इसका दूसरी साइड अगर आपको वाई कंपोनेंट में निकालना होगा तो क्या होगा? बी साइन थीटा हो जाएगा। समझ गए? तो सिंपल ये सिचुएशन है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो ए बी, ए कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन के अंदर, ये बी का ए कंपोनेंट है। तो हमने जो मल्टीप्लाई किया है, हमने जो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन हमें यही बता रहा है कि भाई ये जो ए बी से जो आप निकाल रहे हो ना ए बी कोस थीटा, इसको आप ऐसे मत देखो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप ए की डायरेक्शन में ही अलोंग बी निकाल रहे हो। ए और बी कोस थीटा क्या है? बी अलोंग ए। समझ गए ना? तो इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। फिर इसको अपोजिट करते हैं। देखो अब अगर इसी चीज को दूसरे तरीके से देखा जाए, दूसरे वे में देखा जाए, तो देखो क्या है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? बी ए कोस थीटा। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? देखो मैंने बी को पहले लिख दिया, ए को आगे लिख दिया और कोस थीटा लगा दिया। बात तो सेम ही है। मैंने क्या लिखा? बी ए कोस थीटा।
अब इस बात का मतलब समझना, पहले मैंने क्या बोला था, ए की डायरेक्शन में बी का ए कंपोनेंट, पहले ए इंटू में क्या था, बी का ए कंपोनेंट था। अब अगर ए के दो कंपोनेंट देखे जाए तो एक तो ये बी के लिए कंपोनेंट हो गया, ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, पहली चीज, और दूसरा एक कुछ इधर आ जाएगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे। अच्छा, अब ए बी के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और जिधर थीटा एंगल बनता है उधर क्या आता है, कोस थीटा। तो मतलब ये जो डायरेक्शन है इसमें ए का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, क्या ये बी कोस थीटा होगा, क्या ये होगा बी कोस थीटा इस डायरेक्शन के अंदर, और इस डायरेक्शन में फिर इसका क्या हो जाएगा, क्या इस डायरेक्शन में हो जाएगा, देखो ये सॉरी ए कोस थीटा, क्या होगा ए कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। भाई जिधर थीटा नहीं होता उधर क्या आ जाता है, साइन आ जाता है, और जिधर थीटा होता है उधर क्या आ जाता है, कोस थीटा आ जाता है। तो ए का बी की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या है, ए कोस थीटा। देखो ये सेम चीज है कि नहीं है, मतलब बी, इसको दोनों तरह से आप ले सकते हो। पहले हमने क्या लिया था, ए की डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट, बी का ए कंपोनेंट, अब क्या ले रहे हैं, बी की डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट, समझ रहे हो। तो यही चीज है, आप जब एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे, आप एक की डायरेक्शन में दूसरे का कंपोनेंट लिख रहे हो, एक खुद को लिख रहे हो और फिर उसी की डायरेक्शन में एक दूसरे का कंपोनेंट लिखने लग रहे हो। तो इसको देखो क्या लिखा जा सकता है, यहीं से बी, ये हो जाएगा बी कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर, समझ गए। तो मतलब b के साथ आपने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है कंपोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट अलोंग बी के साथ, सीधा सिंपल, सीधी सिंपल सी बात ये है। तो मैंने एक बार आपको अपोजिट लेके बता दिया, एक बार आपको सिंपल सीधा लेके बता दिया, और अपोजिट एक दूसरे के ये कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये अपनी जगह वो अपनी जगह था, तो सिंपल ये चीज आपको काम आएगी, ये चीज आपको काम आएगी, इसलिए आपको बताया। तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। फिर आती है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ज्यादातर क्वेश्चन जब आपको पूछे जाएंगे तो आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट बहुत हेल्प करने वाली हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्या है ये कम्यूटेटिव लॉ, आप सीधा लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, सीधी सिंपल बात है। मगर अगर आपने ऐसा लिखा, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास ए बी कोस थीटा, तो अगर आप ऐसा लिखोगे बी और ए, बी वेक्टर और ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तब आपके पास क्या आ जाएगा, बी ए कोस थीटा। सिंपल, यही बात है। मतलब आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। दोनों बातें देखो एक जैसी हैं, ये दोनों बातें एक जैसी हैं, इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। ये है आपका क्या, कम्यूटेटिव लॉ। तो अगर आपका ये कोई वेक्टर है ए, अगर ये आपका कोई एक वेक्टर है ए और ये कोई आपका वेक्टर है बी और इसके बीच एंगल है थीटा, तो अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो या फिर आप बी को ए से मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई कौन सा हो, प्रोडक्ट कौन सा हो, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, तो जो दोनों का आंसर है वो सेम निकल के आता है। दोनों को किसी से भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, यही है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। सेकंड कहता है इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब आप जो अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो मल्टीप्लाई है वो डॉट है या स्केलर है, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूट आप इनको कर सकते हो। कैसे, जैसे आपने लिखा हुआ है ए वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, तो आप इसको खोल के लिख सकते हो, वो चीज इसके बराबर ही आएगी। मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए को सी से भी मल्टीप्लाई कर दे तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खोल दिया, तो ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये चीज मतलब अगर आप सीधा क्या करो, दो वेक्टर आपके पास ए बी और सी, तीन वेक्टर ए बी सी, तो आप क्या करो, ए को बी से मल्टीप्लाई करो और ए को सी से करो और फिर उन दोनों को जोड़ दो, या फिर आप क्या करो, ए को पहले बी और सी को जोड़ के और फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर आएंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो किसके साथ, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के साथ, तो इनको भी खोल सकते हो। देखो ए को सी से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ए को डी से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, प्लस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस, अब बी को सी से मल्टीप्लाई करो, भाई ऐसे तो खोलते हैं ब्रैकेट को, तो बी को सी से मल्टीप्लाई करो तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और प्लस देखो बी को अब डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। सिंपल। तो ये चीज है, मतलब ये अगर आपके पास इस तरह से आप इसको करोगे मल्टीप्लाई, ए बी को रखो, ए और बी को जोड़ो, सी और डी को जोड़ो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, या फिर आप क्या करो, ए को सी से कर दो, ए को डी से कर दो, बी को सी से कर दो और बी को डी से कर दो, फिर सभी को जोड़ दो, दोनों की वैल्यू सेम निकल के आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। स्क्रीनशॉट लो। थर्ड लॉ क्या कहता है, देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ गिव स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर्स का, मतलब एक वेक्टर का खुद से ही अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, बी को बी से मल्टीप्लाई कर दो, सी को सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका स्क्वायर हो जाता है। यही बोल रहा है, देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ गिव स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। अगर आपने मल्टीप्लाई किया जैसे ए वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट किया किसके साथ, ए के साथ ही, तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर। अब तुम सोचोगे सर ये कैसे आ गया, तो देखो यहां पे अगर दो अगर अलग अलग आपके वेक्टर होते तो आप क्या लिखते, ए बी कोस थीटा, तो हम वैसा ही लिख लेते हैं। देखो ए मोड ऑफ ए और मोड ऑफ ए और इनटू में क्या लिख लेते हैं, कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। दो वेक्टर सेम है, मतलब आप इसी वेक्टर का इसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। भाई ए और ए के बीच एंगल कितना है, ये भी ए और ये भी ए, इसके बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहां पे आप लिखोगे कोस 0 डिग्री, और 0 की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू कितनी, 1। सिंपल। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, मोड ऑफ ए और इनटू मोड ऑफ ए, तो ये क्या आ जाएगा, किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर के बराबर आएगा। तो इस तरह से जब आप किसी को भी एक वेक्टर को खुद उसी से मल्टीप्लाई करते हो इटसेल्फ, तो फिर उसके मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, समझ गए होगे आप। जैसे अगर यहां से मैं लिखूं जे कैप और डॉट जे कैप, तो ये किसके इक्वल होगा, जे स्क्वायर के। समझ गए। तो जे यहां पे ऐसे लिख देता हूं, जे कैप मोड स्क्वायर। तो इस तरह से होगा, मतलब सेम से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका खुद का स्क्वायर होगा। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। देखो क्वेश्चन दे रहा है आपको, क्या कह रहा है, प्रूव दैट, प्रूव करो आप, ये जो चीज है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ये 2a स्क्वायर ए बी को प्लस ए बी कोस थीटा और -6b स्क्वायर इसके इक्वल है। LHS और RHS दोनों इक्वल है, इसको आपको प्रूव करना है। देखो, तो LHS आपका क्या गिवन है, LHS ये गिवन है, और LHS के अंदर आप कौन सा लॉ लगाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर ही होगी, तो हमें बस उसी का यूज करना है। देखो, a को a से मल्टीप्लाई करो तो पहले तो क्या आ जाएगा 2, और फिर a को a से करते हैं, मतलब खुद को खुद से कर रहे हैं, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे देखो a को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b से, तो अगर a डॉट b करते हो तो क्या आता है, ab कोस थीटा आता है, और यहां पे साथ 3 है, तो क्या आ जाएगा, पहले 3 और फिर आ जाएगा ab कोस थीटा। या फिर अभी के लिए सीधा लिख देता हूं इसको कि भाई a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब इसका मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका इससे करेंगे। देखो, अब देखो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 4, तो प्लस, और b को a से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम ही बात है। थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया था कि जो लॉ है वो क्या है आपका, कि ab आपका ba के इक्वल होता है। तो देखो क्या हो गया आपका 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, सेम चीज है ये। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b, अगर b से ही मल्टीप्लाई होगा तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 2 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा -6b स्क्वायर। सिंपल। तो ये क्या हो गया, देखो 3a डॉट बी, और ये क्या हो गया 4a डॉट बी। इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहां से प्लस का एक a डॉट बी बच जाएगा। तो देखो यहां से क्या आएगा 2a स्क्वायर माइनस
क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक ही बचा हुआ हमारे पास, और माइनस क्या हो गया 6b²। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं देखो 2a²। और जल्दी से बता दो ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कोस थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता। तो ये हो जाएगा आपका ए बी कोस थीटा और माइनस क्या हो जाएगा 6b²। सिंपल, ये LHS था और बताओ ये इक्वल आ गया है कि नहीं आ गया, 2a² ए बी कोस थीटा और 6b², ये आपका हो गया RHS। सिंपल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। देखो क्या है हमारा क्वेश्चन, इफ आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्वेश्चन में बोल रहा है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल आपको थीटा दे रहा है। ठीक है, सो प्रूव, तो इसको प्रूव करके बताओ क्या आर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। अब कईयों को ये देखते ही याद आ रहा होगा, सर ये तो फॉर्मूला है जब हम दो वेक्टर्स का एडिशन करते थे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से, ये तो तुरंत प्रूव कर देंगे हम लोग। ऐसे नहीं होता है, आप क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से, स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से ही आपको इसको प्रूव करना है। कैसे करें, देखो यहां पे हम लिखेंगे हमारा आंसर। तो देखो सबसे पहले LHS को लिख लो, LHS किसके बराबर है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यहां सोचो कि आप R² कैसे लेके आ सकते हो, क्योंकि जब तक ये स्क्वायर रूट हटेगा नहीं आपकी मुसीबत दूर नहीं होगी। भाई ये जो स्क्वायर रूट है ना, अगर यहां R² कर दो तब इधर आप स्क्वायर रूट लेके आ पाओगे। भाई अगर मुझे यहां पे स्क्वायर रूट करना हो तो इधर स्क्वायर होना चाहिए ना पहले। तो यहां पे आप R² कैसे बना सकते हो, आप इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो। आप देखो R इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। इन दोनों को अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा R वेक्टर और डॉट R वेक्टर और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसको कर देंगे क्या, किससे साथ में ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर। और जब सेम को खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका स्क्वायर हो जाता है मैग्नीट्यूड का। तो ये हो गया हमारा R²। अब स्क्वायर रूट ला सकते हैं, बड़ी आसानी से ले आएंगे। अब देखो तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां क्या आ जाएगा, देखो a²। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर बी को ए से करेंगे तो भी सेम चीज आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो सेम चीज है, ये बराबर ही बात है, ए बी ए के बराबर होता है हम जानते हैं। और अगर बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस क्या आ जाएगा यहां से b²। अब देखो ए बी और बी ए दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो क्या इनको 2ab लिखा जा सकता है। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा R² और इसको मैं लिख देता हूं a² प्लस b² को इधर ले आऊं, ये हो जाएगा b² प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को है तो मेरे से कमेंट में रख के पूछ लेना कि सर ये दिक्कत थी हमें। देखो ए बी और बी ए बराबर है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज पढ़ाई आपको डॉट प्रोडक्ट की, तो उसमें मैंने आपको बताया है। तो इसको अब देखो क्या लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं इसको आर वेक्टर, यहां से आप क्या लिखोगे अब आगे, R² इक्वल्स टू a² प्लस b² a² प्लस b² प्लस, अब a डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा के बराबर होता है, तो इसको लिखा जा सकता है 2ab कोस थीटा। और जैसे ही स्क्वायर को हटाएंगे तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। सीधा सिंपल। बताओ आपका RHS आ गया कि नहीं आ गया, ये चीज आ गई। तो यहां से हमने लिया था LHS और यहां पे हमारा RHS आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल था, हम चीजें करते गए, अपना आप क्वेश्चन होता गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पॉइंट आता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्या होते ही ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, पिछला वीडियो याद कर लो फटाफट, i कैप, j कैप और k कैप। एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखा जाता है, एक्स एक्सिस के लिए लिखा जाता है i कैप। i कैप एक क्या है, यूनिट वेक्टर है।
वाई एक्सिस के लिए क्या लिखा जाता है, इसके लिए लिखा जाता है जे कैप, और ये जे कैप क्या है, वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर है, मतलब आप वाई में कितना चले, आप केवल यूनिट चले। और जेड के लिए क्या होता है, जेड के लिए होता है के कैप। सिंपल, इसका मतलब समझ रहे हो ना आप, आई के अंदर आई कैप का मतलब क्या है, आप आई के अंदर कितना चले हो, आप आई के अंदर चले हो केवल 1। जे का मतलब क्या है कि आप वाई के अंदर कितना चले हो, वाई के अंदर कितना चले हो, केवल 1 यूनिट चले हो। और ऐसे ही के कैप का मतलब क्या है, आप जेड के अंदर कितना चले हो, के कैप चले हो। तो एक्स के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो लिखा जाता है क्या, आई कैप, किसमें, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आप इसको कह सकते हो, ऑर्थोगोनल फॉर्म में। और वाई के लिए लिखते हैं जे कैप और जेड के लिए लिखते हैं के कैप। और इनका हमें क्या करना है, देखो डॉट प्रोडक्ट करना है। तो आई का आई से करेंगे या आई का जे से करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहली चीज यहां पे खुद का खुद से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर आई कैप का मल्टीप्लाई अगर आई कैप के साथ ही कर दिया जाए तो क्या होगा, इसको ऐसे लिख देता हूं, आई कैप का मल्टीप्लाई अगर आई कैप के साथ ही कर दिया जाए तो क्या होगा, जब खुद का खुद से मल्टीप्लाई होता है तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, याद करो। तो ये तो यूनिट वेक्टर है, तो अगर आप इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना होगा, 1 होगा। भाई क्या बोल रहा है, यूनिट वेक्टर, तो ये तो यूनिट वेक्टर है ना। तो ये हो गया हमारा पहला आई कैप के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा, जे के लिए कर लेते हैं। तो जे कैप को अगर जे कैप से मल्टीप्लाई करते हो तो जे कैप मोड ऑफ जे कैप का स्क्वायर, और वो भी कितना आएगा, 1, क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है, किसके लिए, वाई के लिए, ठीक है। ऐसे ही थर्ड हो जाएगा हमारा के कैप को अगर आप के कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, के कैप के मोड ऑफ स्क्वायर, एंड ये इक्वल्स टू किसके आएगा, 1 के। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर और वेक्टर को खुद से ही अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सिंपल। अच्छा, लेकिन अगर क्या हो, जब आप आई को जे से मल्टीप्लाई करो, यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, देखो। अच्छा, यहां पे आप एक चीज और समझ लो, देखो आई को आई से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे 1 कैसे आ गया, सिंपल सी बात है भाई, आपने आई को आई से मल्टीप्लाई किया तो मोड ऑफ आई, फिर से मोड ऑफ आई, और क्या आ जाएगा, कोस थीटा। और आई का आई के साथ एंगल क्या है, अरे आई का आई के साथ एंगल क्या है, 0, तो क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री, इसलिए इसकी वैल्यू 1 आई है। जिसको नहीं समझ में आ रहा हो अब समझ लेना, आप मत कहना कि सर समझ में नहीं आया था, ध्यान रखना इस बात का, समझ गए। तो भाई आई का आई के साथ एंगल कितना है, आई का आई के साथ एंगल 1 है, लेकिन आई का जे के साथ एंगल कितना है, ये हमारी एक्स एक्सिस आई कैप, ये हमारी वाई एक्सिस जे कैप, जे के साथ एंगल तो 90 हो गया। मजा आ रहा है। अब ध्यान से देखना, अब क्या होगा, देखो ये अगर आपने सीख लिया तो डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन हवा हवा हो जाएंगे, देखो। और यहां से आप क्या कर दो, इधर जेड कर दो, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और जेड यहां है, ये जेड यहां होती है। हम यहां से वो कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 2D है, समझ गए। देखो 3D में अगर करोगे तो ये यहां होता है। तो देखो अगर आई को जे से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर मैं कहूं कि आई कैप को मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट, सॉरी ये डॉट प्रोडक्ट थे सभी, ये क्रॉस मैंने गलती से ऐड कर दिया, सॉरी फॉर इट, ये डॉट, ये भी डॉट, ये भी डॉट, और वहां और कहीं तो क्रॉस नहीं लिखा ना मैंने, देखो। तो आई को अगर जे से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, मोड ऑफ आई, मोड ऑफ जे, और क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और थीटा की वैल्यू आप जानते हो कि आई और जे के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये आ जाएगा कोस 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये आ जाएगा 0। समझना इस बात को। अगर मैं आई को जे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं आई को के से मल्टीप्लाई कर दूं, आई को के कैप से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब भी सेम चीज होगी, मोड ऑफ आई, मोड ऑफ के, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ के, और साथ में कोस 90 डिग्री, फिर भी आपका क्या आ जाएगा, 0। तो अगर आप चाहे आई को जे से करो, चाहे आप जे को के से करो, अगर जे को के से कर दें, जे को के से कर दें, जे कैप डॉट के कैप, क्या आ जाएगा, मोड ऑफ जे कैप, मोड ऑफ के कैप, और ये आ जाएगा कोस 90 डिग्री। सभी के बीच एंगल 90 डिग्री है, 0। समझ गए। देखो ये आपका 90, फिर यहां होगा तो भी 90, तो तीनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो जब भी आप किसी एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास आएगा 0, और जब आप खुद को खुद से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप खुद को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास वैल्यू निकल करके आएगी 1।
समझना देखो बात को। अगर मैं यहां पे लिख दूं 5i कैप इंटू 5i कैप, अगर ये तुम्हें मल्टीप्लाई करना हो कैसे करोगे? 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25 और i को i से करोगे तो 1 हो जाता है, मतलब 25 इसका आंसर होगा। लेकिन अगर ये 5i कैप ना होकर के ये 5j कैप होता तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25, लेकिन i को j से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो i को j से मल्टीप्लाई करते ही होता है 0, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 90 होता है और कोस 90 0। सिंपल। तो यहां पे इसका आंसर होता फिर 0। समझ गए बात को? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रख लेना कि जब आप i को i से करोगे 1 आएगा, j को j से करोगे 1 आएगा, k को k से करोगे 1 आएगा। लेकिन अगर आप i को j से करोगे, j को k से करोगे, k को i से करोगे, कैसे भी एक को किसी दूसरे से करोगे तब आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट ध्यान रखना। और अगर खुद को खुद से कर रहे हो तो 1। ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसका एक एग्जांपल करते हैं बढ़िया। तो a वेक्टर इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, और b वेक्टर इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 9k कैप। सिंपल। ये आपको गिवन है और आपको बोल रहा है a डॉट b निकालो। आप क्या निकालो? a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके बताओ। आप क्या करोगे? आप सीधा करोगे ए बी कोस थीटा। लेकिन देखो a को b से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो i को i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, i को i से मल्टीप्लाई करो तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया आपने, हो गया 14, और i को i से किया तो इसका मतलब हो गया 1। बिल्कुल ठीक, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा भाई। i को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। प्लस 4 को 3 से करो, कितना हो गया 12, j को j से करो, कितना हो गया इनटू में 1, और प्लस 9 को 8 से करो, 9 को 8 से करो, कितना हो जाएगा 72, और k को k से करो, k को k से करो 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 14 प्लस 12 प्लस 72। इसको आप जोड़ लेना, जो भी होगा वही आंसर होगा। समझ गए? अब आप कहोगे सर ये तो मल्टीप्लाई चल रहा है, आपने ऐड की तरह से इसको कैसे कर दिया? ऐसे तो हम ऐड करते हैं, 7 और 2 9 लिखते हैं, फिर 3 और 4 और उसके बाद i कैप j कैप k कैप लगा देते हैं। अरे ध्यान से सुनो बात को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही तो बताया कि i को i से करना है तभी 1 आता है, i को j से करते हैं तो 0 हो जाता है। कैसे करते हैं देखो इसको। अच्छा ऐसे तुम्हारा मन नहीं मांग रहा तो देखो दूसरे तरीके से करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो आपको a डॉट b निकालना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिख देते हैं। a की वैल्यू रख दो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। सिंपल। b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू रख दो डॉट, b की वैल्यू रख दो 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 9k कैप। अब करते हैं देखो, ठीक है। हाँ अब आई सर बढ़िया बात। अब ऐसे करके बताओ। देखो i को i से करते हैं, 2 को 7 से करो क्या आ जाएगा 14, और i को i से करते हैं क्या आ जाएगा 1, प्लस अब i को किससे करो j से। अगर 2 को और 4 को करो मल्टीप्लाई 8 आ गया, पर i को j से करते ही 0 हो गया। अरे भाई i और j के बीच एंगल 90 है और 90 cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो i को j से करते ही 0, फिर i को k से करते ही 0, फिर देखो j को i से करोगे तो 0, फिर j को j से करोगे तब वैल्यू आएगी, क्या आ जाएगी ये 12 और इंटू में 1। भाई 3 को 4 से कर दिया 12 इंटू में 1, प्लस अब j को कर दो k से 0, फिर अब k को i से करो 0, 90 एंगल है, फिर k को j से करो फिर से 0, और फिर k को k से करो, अब वैल्यू आएगी कितनी आएगी 8 इंटू 9, और 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा 72, और इंटू में 1, k को k से करते हैं तो 1 आ जाता है। बताओ वही वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? इसका आंसर तुम निकाल लेना, ये तुम्हारा आंसर होगा। सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा डॉट प्रोडक्ट आएगा तो तुम ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे उसको। सिंपल। देखो स्क्रीनशॉट लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप टू 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप ड्यू टू यूनिफॉर्म फोर्स। एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूवमेंट कर रहा है। ये हमारा एक पॉइंट हो गया a, और ये दिया हुआ कितना है हमको देखो 3i कैप प्लस
2j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है। और ये मूव करके जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करके जा रहा है, मान लेते हैं बी पॉइंट पे मूव करके गया, और वो पॉइंट हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है देखो 14i कैप प्लस, फिर दिया हुआ है 13j कैप, और फिर दिया हुआ है प्लस 9k कैप, ऐसे आपको दे रखा है। ये 2 पॉइंट है, बोला कि एक पार्टिकल एक पॉइंट से जाता है दूसरे पॉइंट पे, जाने दो हमें क्या। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, बाय द यूनिफॉर्म फोर्स, आपको फोर्स भी दे रहा है, ठीक है, आपको दे रहा है एफ वेक्टर कितना दे रहा है, देखो एफ वेक्टर दे रहा है 4i कैप प्लस j कैप प्लस, फिर आपको दे रहा है 3k कैप न्यूटन। अब फिर आपसे बोल रहा है इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर, तो यहां से यहां तक गया ना, वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर के अंदर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मीटर में है। देन वर्क डन विल बी, तो वर्क डन क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। भाई वर्क डन किसके बराबर होता है, हमने फॉर्मूला देख रखा है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट, डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट, यही होता है हमारा वर्क डन। अरे यही होता है ना वर्क डन, ये हमने देख रखा है। देखो डिस्प्लेसमेंट आपको कितना, कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। भाई फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तभी तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो इसमें से आपको ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, कर देते हैं। देखो बी वेक्टर, भाई डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, किसके बराबर आ जाएगा, देखो बी वेक्टर में से आई माइनस कर दो, 14 में से 3 माइनस करो, कितना आ जाएगा 11, और रख दो आई कैप, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे अभी। देखो फिर 13 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा प्लस 13 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 11j कैप, और फिर देखो 9, और 9 में से अगर 6 को माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये वैल्यू ऐसे है 9, फिर है माइनस, और फिर है -6, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिख दो, प्लस, और कितना हो जाएगा 9 और 6 15 k कैप, और ये मीटर में है ऐसा बोल रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई। भाई डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियल हमने माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो जानते हो यार तुम। तो यहाँ पे इसमें से हमने ये माइनस किया है, माइनस करना हम बहुत पहले सीख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके हैं हम। तो अब क्या कर दे, अब हमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा एफ और डी का। तो अब यहाँ से अब हमारा वर्क डन है वो क्या होगा, एफ वेक्टर और मल्टीप्लाई किसके साथ, डी वेक्टर के साथ कर देते हैं। देखो मल्टीप्लाई, एफ वेक्टर कितना है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट अभी आया 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप, यही तो वैल्यू आई है हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो क्या आ जाएगा, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 × 11, ठीक है, और i को i से करेंगे तो इंटू में हो जाएगा 1, प्लस i को j से करेंगे 0, i को k से करेंगे तब भी 0, सेम को सेम से करते हैं तो 1 आता है, दूसरे से करते हैं तो 0 आता है, सिंपल। फिर देखो j को j से ही करना पड़ेगा, बाकियों पे ध्यान ही क्यों दें हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1 × 11 और इंटू 1 j और j के लिए, फिर प्लस k को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो क्या आ जाएगा 3 × 15 इंटू और k को करोगे तो 1, तो ये आ जाएगा देखो 44 प्लस 11 और प्लस कितना आ जाएगा 45, और कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 100 जूल। 100 जूल इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, सिंपल। ये है, देखो ये हमारा पॉइंट था A, ये हमारा पॉइंट था B, हमने B में से A को माइनस करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, फोर्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, i को i से किया 1, i को j से किया 0, i को k से किया 0, फिर k को j से किया 0, सब 0, एक को दूसरे से कर रहे हो 0, सेम को सेम से कर रहे हो 1, और हमने आंसर निकाल लिया। ये हमारा वर्क डन है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको 2 वेक्टर्स के बीच मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में आ जाता है तब भी आप कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म मतलब i j k कैप की फॉर्म में आ जाता है तब भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल था,
अब डॉट प्रोडक्ट के लिए ही आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे आप ए बी कोस थीटा से, जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या आता है ए बी कोस थीटा, तो वहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। और भी बहुत सारी चीजें अभी हमें पढ़नी है। तो ये हमारा एक पार्ट था, किसके लिए, डॉट प्रोडक्ट के लिए या स्केलर प्रोडक्ट के लिए। अब हमारा एक और पार्ट आएगा स्केलर प्रोडक्ट के लिए, डॉट प्रोडक्ट के लिए। अभी बहुत सारे कंसेप्ट इस टॉपिक के बाकी हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करिए, आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद उससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें फिर हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट जिसको आप कह सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।